हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अप स्कूल में। तो आज हमारी 12th की क्लास है। 10th की 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं, आप चाहो तो जो भी 10th के बच्चे हैं उसे भी देख सकते हैं। और आज से हम 12th का भी स्टार्ट कर रहे हैं। 12th का हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्या, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी। पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 बुक हैं। एक आपको बताती है वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में और एक बताती है इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कब कौन प्रधानमंत्री बनता है, कब कौन पीएम, ये सब सीरीज चलती रहती है, इलेक्शन कैसे कैसे होते हैं। और एक दिखाती है हमें वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल इवेंट हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं। तो ये जो आपका पहला वाला चैप्टर है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये किसके बारे में है? पॉलिटिकल साइंस की पहली वाली किताब के बारे में है, जो आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताती है। इससे पहले हम शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं। अब स्कूल आपको क्या बताता है, देखो। YouTube पे चैनल है और प्ले स्टोर पे आपकी ऐप है, और आपके लिए ही दोनों चीजें हुई हैं। 2 काम इसमें होते हैं, 10th से लेके आपके 9 से लेके आपके 10 तक मैथ प्लस SST आपकी करवाते हैं इसी चैनल पे। शुरुआत से सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा जो 11th है और 12th, इसमें ह्यूमैनिटी के आपके सारे सब्जेक्ट, जिसमें आपका पॉल साइंस है, जिसमें आपका हिस्ट्री है, जिसमें आपका ज्योग्राफी है, साथ के साथ जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं उनके लिए जो मैथ का पूरा पार्ट होता है वो इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। इस चैनल पे भी कंप्लीट होगा, या फिर चीज़ें थोड़ी बहुत ऐप पे भी चलती रहेंगी। जितने आपके असाइनमेंट PPTs वगैरह होती है, जितने आपके काम होते हैं, आंसर अगर आप भेजते हो तो आपके जो इवेल्युएशन होता है, वो सारी की सारी चीज़ें ऐप पे भी काम करती रहेंगी। जितने भी आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, बाकी चीज़ें जो भी आप सोच पा रहे हो, वो सब आपको ऐप पे भी मिलेगी। तो आप ऐप को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और बस अपने चैप्टर शुरू करते हैं, देखते चलो क्या क्या बातें हम आज करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो पहले तो देख लेते हैं बाइपोलैरिटी होती क्या है, तभी तो जानेंगे एंड कैसे हो गया। ठीक है जी, चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो, अगर रफली हम कोशिश करें वर्ल्ड मैप बनाने की, वर्ल्ड मैप इमेजिन करना बस है ना, ऐसा कुछ आपका वर्ल्ड मैप दिखता है। ये श्रीलंका, और अपना ऐसे ऐसे करके तो ये रफली आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक, कहां से अपनी कहानी शुरू करते हैं? अपनी कहानी शुरू करते हैं, आप इधर ले लो वर्ल्ड वॉर सेकंड के साथ। हम सबको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड, हिटलर ने भाई साहब पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ था, और 1945 के आसपास जाके वो वर्ल्ड वॉर जो है आपका खत्म हो जाता है। ऐसे में 1945 के बाद हिटलर, क्योंकि ये मान लो आपका जर्मनी है, यहां पे आपका हिटलर है, क्योंकि हिटलर को हराने में या फिर जितने भी वाली पावर थी हिटलर के साथ थी, चाहे आपका इटली था, चाहे आपका जापान था, यहाँ पे जापान है, तो सारी की सारी जो वर्ल्ड की पावर थी वो इकट्ठे हो गई थी। उसमें रशिया भी था, उसमें आपका अमेरिका भी था, जिसे US हम बोल देते हैं, उसमें आपका यहाँ पे ब्रिटेन भी था, और उसमें आपका फ्रांस भी था। ठीक, तो कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में कर दूं तो अमेरिका प्लस रशिया उन पावर्स में थे जिन्होंने आपके जापान को और आपके हिटलर को हराया था। ऐसे में हम देख पाते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में एक रेस चालू हुई, क्या कि उस वॉर को खत्म करने में क्या अमेरिका का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, यस, वॉर को खत्म करने में रशिया का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। दोनों लोग क्रेडिट लेने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे, और दोनों ही डोमिनेंट थे। रशिया भी एक बहुत अच्छी इकोनॉमी था, बहुत अच्छी मिलिट्री पावर थी, और अमेरिका भी उस टाइम पे बहुत अच्छी इकोनॉमी और बहुत अच्छी मिलिट्री पावर थी। तो इन दोनों में एक अनजान सी रेस शुरू होती है, रेस कह लो या फिर दुनिया में अपनी डोमिनेंस बनाने का एक तरीका शुरू होता है, जिसे हम आगे जाके देखेंगे, जिसे बायोपोलैरिटी के नाम से पुकारा जाएगा। बाय मतलब दो, पोलैरिटी मतलब पोल्स बन जाएंगे। जैसे सुना है, एक नॉर्थ पोल होता है ऊपर, एक साउथ पोल होता है नीचे। तो पूरी दुनिया जो होगी 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएगी। एक ग्रुप जिसको लीड कर रहा होगा रशिया, ठीक है, इसमें अलग अलग देश होंगे, और एक ग्रुप जिसको लीड कर रहा होगा अमेरिका, इसमें भी आपके अलग अलग देश होंगे। ठीक, बायोपोलैरिटी के कुछ फीचर्स भी होंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे कि भाई जो रशिया को देश फेवर करेंगे उनकी सर्टेन आइडियोलॉजी होगी, उनकी सर्टेन इकोनॉमिक सिस्टम होगा, उनका सर्टेन मोड ऑफ गवर्नमेंट होगा। मोड ऑफ गवर्नमेंट मतलब कैसी सरकारें वहां पे चलेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आएंगी। लेकिन किस तरह से दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और आज के चैप्टर का थीम है वर्ल्ड वॉर के बाद तो बढ़ गई है, यहां तक हमने समझा दिया आपको। चैप्टर में क्या बताएगा, किस तरीके से बायोपोलैरिटी खत्म होगी, मतलब
किस तरह से दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप इधर काम कर रहा है, एक ग्रुप इधर काम कर रहा है, किस तरीके से एक ग्रुप अपनी हार मान लेगा, एक ग्रुप खत्म हो जाएगा और दुनिया में सिर्फ एक ग्रुप बचेगा, जैसे अमेरिका। अगर मैं आज तुमसे पूछूं दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क या ताकतवर देश कौन सा है, तो अमेरिका ही बोलते हो ना। तो इस तरीके से पहले तो काउंटर करने के लिए होता था, दो ग्रुप होते थे, अमेरिका, एक रशिया। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में पूरी तरीके से वर्ल्ड में जो डोमिनेंस आएगा वो अमेरिका का आएगा। फिर छोटी मोटी चाइना राइज करना शुरू करेगा, अभी इंडिया राइज कर रहा है, छोटी मोटी चीजें और भी होंगी। लेकिन ये चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरीके से दुनिया बायपोलर से यूनिपोलर बन जाएगी। पोलर का मतलब मैंने बता दिया, दुनिया बट जाती है एक ग्रुप दो ग्रुप में, और यूनिपोलर में एक ही ग्रुप आपका दुनिया में काम कर रहा होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, बायपोलैरिटी, जो जो तुम्हें बताया है वो सारी बातें फिर से एक बार रिपीट होती जाएंगी। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू द टू ब्लॉक्स, वन वाज हेडेड बाय यूएस, एक बात, इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, सही, एंड द अदर वाज हेडेड बाय द यूएसएसआर इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म। दिस डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड वाज कॉल्ड बायपोलैरिटी। देखो सारी बातें हमने समझनी है, इसके साथ साथ तुम्हें ये भी पता लग रहा है कि अगर हेडिंग आती है तो बनाते कैसे हैं या फिर उसे लिखते कैसे हैं। कितनी सी बात की, इतनी सी तो बात की भाई, ये हमने बात की थी कि वर्ड जो था वो टू ब्लॉक में बट गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक को हेड कर रहा था यूएस। अब यूएस के साथ क्या दिक्कत है, मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज होंगी। यूएस कर रहा था दुनिया को हेड, दुनिया के ग्रुप को हेड कैपिटलिज्म के साथ, और यूएसएसआर कर रहा था दुनिया को हेड किसके साथ, कम्युनिज्म के साथ। कम्युनिज्म बोल दो या फिर आपको सोशलिज्म भी बोल सकते हो। ठीक, बिल्कुल एक जैसे वर्ड तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो कि दोनों का लगभग सेम मतलब है, माइन्यूट सा अंतर वैसा होता है दोनों में। देखो क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, यूएस कैसे हेड कर रहा है, कैपिटलिज्म कैसे हेड कर रहा है। इधर बना लेते हैं, किधर बना लें, इधर बना लेते हैं कैपिटलिज्म को, और उसके बाद कुछ देख लेंगे हम कम्युनिज्म के फीचर क्या होते हैं, उसे कर देता है इधर, मैप पे चढ़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैपिटलिज्म कैसी चीज होती है, कैपिटलिज्म मतलब ऐसे समझ लो, कैपिटलिज्म के वर्ड में क्या आ रहा है, कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी। ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होगा जहां पे आपके लिए पैसा बहुत जरूरी होगा। मतलब आप देखते हो इंडिया में क्या क्या सिस्टम चलता है। इंडिया में हम आप तौर पे देखते हो कि जैसे आलू की कीमत है, चीनी की कीमत है, बाजार में जो भी आपको चीज मिलती है, क्या उसको सरकार तय करती है? नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, इतने आपने अगर बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो सप्लाई एंड डिमांड का रूल होता है। जितनी चीजें ज्यादा आती है मार्केट में तो वो चीज सस्ती हो जाती है, मार्केट में किसी चीज की कमी आ जाए तो वो चीज महंगी हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखो कभी आलू की अगर फसल खराब हो जाए, ठीक, तो आलू अगर मार्केट में कम आ रहे हैं और सबको आलू चाहिए तो सब मांगेंगे ना, मुझे आलू दो, मुझे आलू दो। एक कहता है 10 रुपए के मैं ले लूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं तो 15 के लेने के लिए तैयार हूं। इस तरह से उनकी चीजें बढ़ जाती हैं। तो कुल मिला के जो रेट तय करता है वो कौन तय करता है, मार्केट तय करता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि किसानों को सर्टेन चीजों पे कीमत जो होती है फिक्स मिलती है। जैसे आपने सुना होगा एमएसपी का सिस्टम होता है, तो किसानों को सर्टेन जो फसल होती है अगर बाजार में खरीदी ना जाए तो जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी सर्टेन कीमत पे खरीद लेती है। पहले से पता होता है इस कीमत पे तो बिकेगी। दूसरी बात आपने देखा होगा, कौन सा एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे गन्ने की खरीद होती है, गन्ने की खरीद सेट कीमत पे होती है। ठीक, तो दो तरह के सिस्टम हम देख पाते हैं, जहां पे एक सिस्टम में तो मार्केट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा हर चीज के प्राइस को तय करने में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक जगह मार्केट डोमिनेट नहीं करता बल्कि कौन डोमिनेट करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको बताती है किस चीज की कीमत कितनी होने वाली है। तो अगर आपकी इकोनॉमी देश के अंदर ऐसी चल रही है जहां पे सब कुछ मार्केट तय करता है तो उसे कैपिटलिज्म इकोनॉमी बोलते हैं। और अगर आपके देश में ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट तय करती है तो उसे कम्युनिज्म इकोनॉमी बोला जाता है या कम्युनिस्ट इकोनॉमी करके बोला जाता है। ठीक बात है। हालांकि ये सिर्फ इकोनॉमी की बात मैंने करी है, बाकी फीचर भी होते हैं। आमतौर पे देखने को मिलता है जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पे उन देशों में डेमोक्रेसी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सरकार ज्यादा इंटरवीन नहीं करती। ऑन द अदर हैंड जहां पे आपके कम्युनिज्म डोमिनेट करता है वहां पे आपके डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती, बल्कि कैसी सरकारें होती है वहां पे, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब क्या, जो सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रखती हैं, जो मार्केट को अपने हिसाब से तय करती हैं, जो इकोनॉमी को अपने हिसाब से तय करती हैं। बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे सारे के सारे रूल वो तय करती हैं। बच्चे आपके मतलब कुल मिला के जिंदगी के हर एस्पेक्ट को, पॉलिटिकल एक्टिविटी कितनी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होंगी, स्कूल में एजुकेशन क्या होगी, सैनिटेशन की क्या व्यवस्थाएं होंगी, सारी की सारी चीजें कौन तय करता है, सरकार तय करती है। अगर सब कुछ सरकार तय कर दी है तो वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम में दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ मार्केट तय कर रहा है, तो कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। फिलहाल इतनी ही बात कर लो, धीरे धीरे और जानते जाएंगे कि कम्युनिज्म कैसे काम करता है और कैपिटलिज्म कैसे काम करता है। ठीक, चलो जी। अगर अब मैं तुमसे थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बोलूं तो तुम क्या इतना सोच सकते हो कि भाई एक यूएस था वो कैपिटलिज्म को फेवर कर रहा था, एक आपका यूएसएसआर था वो आपके कम्युनिज्म को फेवर कर रहा था। जब दुनिया इस तरीके से दो ब्लॉक में बट गई
उन दो ब्लॉक्स को हम बोलेंगे क्या, बाइपोलैरिटी। तो ये तो मोटी मोटी आपकी बाइपोलैरिटी होगी। ठीक, अब बाइपोलैरिटी में हमने ये देख लिया कि एक जो देश है अमेरिका, वो चाहता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी हो, दुनिया में आपकी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जब कुछ जहां पे सब कुछ मार्केट तय करे, और दुनिया में एक देश है यूएसएसआर जो चाहता है कि दुनिया भर में कम्युनिज्म फैले और दुनिया में सारी की सारी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो और सब कुछ कौन तय करे, गवर्नमेंट तय करे। ऐसे में मैं कह रहा हूं बाइपोलैरिटी। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई एक देश रशिया है वो एक तरफ है, हमने देख लिया एक देश अमेरिका है वो एक तरफ है। ठीक भाई, इस मैप को थोड़ा सा मिस कर देना आप, इस मैप में थोड़ी बहुत देश इधर उधर हो गए, मैं तुम्हें अलग से बताता हूं। देखो क्या सीन है, अपने पुराने वाले मैप में आ जाओ। हमने देखा था कि अमेरिका था, एक इधर रशिया था। ठीक, इसको चलो मिटा ही देते हैं, वर्ल्ड वॉर की सारी बातें ये आपकी खत्म हो गई। हाँ जी, तो हमने देखा था कि रशिया था एक तरफ, और रशिया को लिखो अभी के लिए आप पूरी तरह से यूएसएसआर, यूएसएसआर। अब ये चाहता है अधिकतर देशों में वैसी गवर्नमेंट बने जैसी गवर्नमेंट इसके पास है। ठीक, अमेरिका चाहता है अधिकतर देशों में वैसी गवर्नमेंट बने जैसे अमेरिका में गवर्नमेंट है। इसलिए ये दोनों क्या करते थे, अलग अलग देशों को या तो मान लो कि चलो फंड देते थे, उन्हें सपोर्ट देते थे, उन्हें आर्म्स देते थे, किसी भी तरीके से उन देशों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते थे। इसी तरीके से जो सारे के सारे देश यूएसएसआर के साथ मिल जाएंगे, जो भी देश मिलेंगे, ठीक है, जो भी देश मिलेंगे वो कहलाएंगे एक ब्लॉक, यानी कि वन ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड। ठीक, और वो देश जो अमेरिका के साथ हो जाएंगे वो कहलाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड। लेकिन क्या सारे ही देश ऐसे होंगे जो या तो अमेरिका के साथ फर्स्ट वर्ल्ड में हो जाएंगे, सारे ही देश क्या ऐसे होंगे जो सेकंड वर्ल्ड के साथ आपके यूएसएसआर के साथ हो जाएंगे? कुछ देश ऐसे थे जो ना इसमें मिले ना इसमें मिले, उनको बोलेंगे हम थर्ड वर्ल्ड। और वो थर्ड वर्ल्ड कौन से थे आगे जाके आप सीखोगे, जो इंडिया हो गया या फिर जो आपका इंडोनेशिया हो गया, ऐसे ऐसे देश जो ना इस ग्रुप में गए जो ना उस ग्रुप में गए। वरना मोटे तौर पे दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई थी, दो ब्लॉक्स में बट गई थी। एक ग्रुप को लीड कर रहा था अमेरिका, किसके फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में, और एक ग्रुप को लीड कर रहा था यूएसएसआर, किसके फेवर में, कम्युनिज्म के फेवर में। तो कुल मिला के ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है बाइपोलैरिटी का। ठीक, ये खत्म कैसे होगी वो एक अलग मामला है। आगे बढ़ो जी, देखो सोवियत सिस्टम। अब देखो पूरे चैप्टर की थीम क्या है, पूरा चैप्टर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अभी अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, तो एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है, बाइपोलैरिटी खत्म कैसे होगी, यूनिपोलैरिटी कैसे आएगी? इसमें से कोई एक ग्रुप तो खत्म होना चाहिए। तो एक ग्रुप जो खत्म होगा वो होगा कौन सा, सोवियत सिस्टम वाला। अरे हाँ, मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया, एक ग्रुप तो था भाई अमेरिका, यूएस, और तुम देखते हो ये तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाई दुनिया में यूएसएसआर जो दूसरा वाला ग्रुप है वो कहाँ है, तो जाहिर सी बात है यूएसएसआर अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये खत्म हो चुका है, और तभी तो बाइपोलैरिटी खत्म होगी। तो हमारी पूरी कहानी इसी पे रहने वाली है कि यूएसएसआर जो देश था या जो ब्लॉक था वो किस तरीके से खत्म हो जाता है। इसका नाम क्या पूरा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रशिया। अब कौन है, केवल और केवल रशिया बचा हुआ है, बाकी की सारी चीज खत्म हो गई है। ऐसे समझ लो जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेटर ऑन बांग्लादेश भी अलग हो गया, पहले एक देश होते थे। ऐसे ही हम देखेंगे कि यूएसएसआर का भी खत्म हो जाएगा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसमें से कुल मिला के 15 अलग अलग देश आजाद होंगे, 15 अलग अलग देश निकल जाएंगे। इसी के साथ हम देखेंगे यूएसएसआर का डोमिनेंस कम हो जाएगा और अमेरिका का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। ये पूरी की पूरी थीम है चैप्टर की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यही कहानी है बस कि यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, कैसे टूटता है, उसके रीजन क्या है, उसके इंपैक्ट क्या है, यूनिपोलैरिटी फिर कैसे काम करती है, ये मोटी की मोटी बात है। चलो जी आ जाओ, सोवियत सिस्टम। हाँ जी, सोवियत सिस्टम, सोवियत क्या होता है, सोवियत समझ लो आप, सोवियत होता है एक तरह के मान लो ग्रुप मान लो आपका एसोसिएशन मान लो, जिसमें बहुत सारे देश मिलके रहते हो। ठीक, आगे बढ़ो। After the Russian Revolution in 1917, Communist Party took control of Russia that started different mode of government in the leadership of Lenin। देखो सबसे पहली बात क्या क्या, 1917 कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन की लीडरशिप में एक सोवियत सिस्टम को शुरू करती है। क्या आपको ऐसा याद है कि हमने नाइन्थ में, भाई नाइन्थ तो सबने करी है, नाइन्थ में तुम देखते हो क्या, हमने देखा था रशियन रिवोल्यूशन, और रशियन रिवोल्यूशन में हमने देखा था 1917 में, सबसे पहले 1970 से पहले वहां पे रूल करता था जार, मतलब राजा होते थे, मोनार्क होते थे। लेकिन मोनार्क के बाद हम देखते हैं वहां पे हो जाती है रिवोल्यूशन, और जो आपके जार निकोलस थे, जो आपका मोनार्क था, वो हो जाता है, वो मारा जाता है उस रिवोल्यूशन में, वो खत्म हो जाता है। ठीक,
उसके बाद वहां पे रूल करने के लिए आता है लेनिन। और लेनिन कौन था? लेनिन की अपनी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको बोलते थे बोल्शेविक ग्रुप, कम्युनिस्ट पार्टी का भी बोल्शेविक ग्रुप। तो बोल्शेविक ग्रुप का लेनिन जो था लीडर था, उस रेवोल्यूशन में वो जीते थे। 3-4 जो ग्रुप थे वो आपस में फाइट कर रहे थे कि पावर में कौन आएगा, फिर लेनिन उसमें विक्टोरियस होता है और पूरे देश में कम्युनिज्म आता है। इससे पहले देखो अंतर हमेशा याद रखना, 2-3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने बोल दिए। एक हमने बोल दी डेमोक्रेसी, एक हमने बोल दी कम्युनिज्म, एक हम बोल रहे हैं मोनार्की को। तो मोनार्की तो सारी दुनिया से खत्म हो ही चुकी है, तो मोनार्की की तो बात हटा दो। अब कम्युनिज्म में हमने पहली बार देखा, इससे पहले कम्युनिज्म होता क्या, कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स कहता था ये क्लास का स्ट्रगल होगा। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, नंबर में बहुत कम होते हैं, उनके पास क्या होता है, सारे के सारे रिसोर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नंबर में बहुत ज्यादा है, जैसे वर्कर हो गए, पीजेंट हो गए, एग्रीकल्चर करने वाले हो गए, उनका नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है। वो कहता था इन दोनों में स्ट्रगल होगा, ठीक। और जो ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, जो नंबर में ज्यादा लोग हैं, वो ज्यादा रिसोर्सेज पे कब्जा करेंगे, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को वो हरा देंगे, जो रईस लोग हैं उन्हें हटा देंगे, ठीक। लेनिन इसी बात में मानता था और इसीलिए लेनिन रेवोल्यूशन करता है कम्युनिज्म मोड पे और पूरे देश में एक सोवियत सिस्टम आपका आ जाता है। अब गौर करना, जैसे मैंने बताया कम्युनिज्म में कौन पावरफुल रहेगा, पीजेंट ज्यादा पावरफुल रहेंगे, वर्कर ज्यादा पावरफुल रहेंगे। और पीजेंट को और वर्कर को अगर पावरफुल बनाना है तो ज्यादा पावर किसको दी जाएगी, सरकार को दी जाएगी, क्योंकि सरकार को ये काम करना पड़ेगा। भाई जितनी प्रॉपर्टी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, जितनी प्रॉपर्टी आपके बिजनेसमैन के पास है, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है और इनके पास बहुत कम प्रॉपर्टी है। गांव में मान लो किसी किसान के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन अधिकतर जो गांव के किसान है वो कैसे हैं, मजदूर हैं, वर्किंग क्लास हैं, केवल काम करते हैं, प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर दोनों को बराबर करना है तो इससे लेके चीज इसको देनी पड़ेगी, और अगर इससे चीज इसको लेके देनी पड़ेगी तो सरकार को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसी पे पूरा का पूरा बेस करता था सोवियत सिस्टम। यानी कि सोवियत सिस्टम क्या बताता है आपको, सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखो 2 स्फीयर बता देता हूं, अगर हम सोवियत सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही तुम आगे की हेडिंग भी करना, ठीक। जैसे मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से देखा करो कि पैसेज पढ़ के मैं पॉइंट कैसे बना सकता हूं। हमेशा कोशिश करा करो कि पॉइंट को मैं क्लब कर लूं 2 या 3 ग्रुप में। तो मैं पूरे के पूरे सोवियत सिस्टम को क्लब करने की कोशिश करूंगा 2 पॉइंट में। एक तो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बताता हूं, एक इसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी बताता हूं। भाई सोवियत सिस्टम मतलब जहां पे सोवियत गवर्नमेंट रहेंगी। अब बहुत सारे वर्ड है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कह लो, सोवियत गवर्नमेंट कह लो, लेकिन सोवियत का मतलब केवल रशिया वाली सरकार है, ठीक। तो सोवियत सिस्टम जो होता था उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसी होती थी, और जो सोवियत सिस्टम होता है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होती थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो मोटा मोटा बता दिया। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी तुम्हारी है, अब मुझे बताओ, मोनार्की को तुमने खत्म करा, ठीक है, लेनिन आया पावर में बोल्शेविक ग्रुप के साथ और आपकी मोनार्की खत्म हो गई है। ऐसे में क्या लेनिन ये चाहेगा, मैंने तुम्हें पहले बताया था जहां पे भी सोवियत सिस्टम आएगा, जहां पे भी कम्युनिज्म आएगा, वहां डेमोक्रेसी तो नहीं होगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी ये रही, एक पॉलिटिकल पार्टी ये रही, एक पॉलिटिकल पार्टी तीसरी भी हो सकती है, तीनों के इलेक्शन होगा, लोग चुनेंगे और जो आपकी जिसको लोग चुनेंगे वो आपकी सरकार में आ जाएगा। लोगों के पास फंडामेंटल राइट होंगे, लोगों के पास पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के राइट होंगे, लोग प्रोटेस्ट कर सकते होंगे, लोगों के पास बहुत तरह के हक होते हैं। और मालिक वास्तव में डेमोक्रेसी में आपको बताऊं तो पब्लिक होती है, और गवर्नमेंट को तो बार बार चेंज करते रहते हैं। कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म में मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट ही होती है। वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, अगर होते भी तो बहुत लिमिटेड लेवल पे। लोगों के पास बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, लोगों के पास प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं होता है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सरकार की बुराई करने का अधिकार नहीं होता है, और यही आपका पॉलिटिकल पूरा का पूरा सिस्टम होता है। और एग्जैक्टली कॉपी होगा कहां पे, सोवियत सिस्टम में। तो सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब क्या है, पॉलिटिकल एक्टिव वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती थी, बहुत कम होती थी। होती होंगी क्यों भाई, एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी एग्जिस्ट करने का गुंजाइश ही नहीं छोड़ते थे। वो कहते थे बाय कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक ही पार्टी सर्वाइव कर सकती है, और अगर एक ही पार्टी है तो क्या डेमोक्रेसी होगी, नहीं, हो ही नहीं सकती। दूसरा, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड, ये मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू पार्टिसिपेट। देयर वाज एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने को पता लग गया, फ्री एंड स्पीच अपने को पता लग गया। एंड द गवर्नमेंट वाज अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैसी होती है, जो लोगों की जिंदगी के लगभग हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। भाई किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, इस पे ज्यादा, इसके पास कम है तो इंटरचेंज करा दो, ठीक है। और जी ये तो होगी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी में, अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, अब हमने वो जो पुरानी वाली कहानी उसको जरा पकड़ के देखो। भाई लोगों के लिए काम करने के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, वर्कर जो है, पीजेंट जो है, अब मैंने मान के चलो उनको प्रॉपर्टी दे दी भी जाएगी, लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है प्रॉपर्टी उनके पास होगी, कल को वो अमीर बनना शुरू कर दें। और कम्युनिज्म का बेस क्या है, इक्वालिटी, सबके पास बराबर चीजें हैं। ऐसे में अगर वो अमीर बनना चालू कर देंगे, ये गरीब बनना चालू कर देंगे, तो वो सारे कम्युनिज्म की जो रिवोल्यूशन है उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। तो इनके पास भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनके पास भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, सरकार की होगी। चाहे वो लैंड है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो रिसोर्सेज है, सब गवर्नमेंट के होंगे, और लोगों को दिए जाएंगे। भाई थोड़े दिन के लिए तू काम कर ले, थोड़े दिन के लिए तू काम कर ले, सबके लिए बराबर बराबर चीजें दी जाएंगी, ठीक। ऐसे में
तो अथॉरिटेरियन सरकार सब कुछ तय करेगी, किसके पास कितनी लैंड होगी, किसके पास कितने रिसोर्सेज होंगे, लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियन कैसे होंगे, ठीक है, लोगों के जो सारे के सारे अफेयर्स हैं, काम हैं दिन के, वो कैसे होंगे, लोगों के वेजेस कैसे होंगे, सारे के सारे जो रूल होते थे वो सरकार ही तय करती थी। लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम होते थे बाकी चीजों को ऑप्ट करने के, अपनी मर्जी से वो ज्यादातर काम नहीं कर सकते थे। ठीक, अगली बात पे आ जाओ, आगे देखते हैं। द पावर वाज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूसरी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सारी की सारी पावर कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही हुआ करती थी। अदर देन दिस नो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अलाउड। ये मैंने आपको अभी अभी बताया, ये कम्युनिज्म का सबसे एसेंशियल फीचर होता है कि किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या, आप देखते हो ना, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपके प्लॉट्स होते हैं, तो वो आपके नाम पे होते हैं। कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता था, सरकार आपको एलोकेट करती थी। मतलब जैसे मान के चलो आपकी खेती की जमीन है, तो सरकार आपको एलोकेट कर दे कि आप इस पे खेती कर लो, ठीक, और उसके बदले सरकार आपको पैसा देती रहेगी। जो प्रोडक्शन होगा वो सारे लोगों में, मतलब सरकार को दिया जाएगा, और सरकार से वो सारे के सारे लोगों में बराबर तौर पे बांटा जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने जितना उगा दिया वो आपका हो गया, नहीं, सारा प्रोडक्शन किसका होगा, सरकार का होगा, क्योंकि लैंड सरकार की है। आपका काम होगा उस पर सिर्फ काम करना, उस पर सिर्फ लेबर करना, ठीक। तो किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। एंड द गवर्नमेंट हैड ऑल द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्री किसकी, गवर्नमेंट की। सारी प्रॉपर्टी किसकी, गवर्नमेंट की। सारे रिसोर्सेज किसके, गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट देखेगी कि सबको बराबर बराबर मिले, ठीक। बेसिक नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर। अब देखो इंडिया में तुम इस बात का एग्जांपल देखते हो, ऐसा देखते हो ना, क्या हेल्थ एजुकेशन, क्या हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं होते हैं? सरकारी अस्पताल में जो भी आपके जैसे भी सेक्शन के लोग हैं वो जाके फ्री इलाज अपना करवा सकते हैं। सरकार ने आपके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था भी कर रखी है। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो बड़ी स्कूल होते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, एजुकेशन भी करना फ्री होती है। और चाइल्ड केयर, मतलब बच्चों के लिए अगर कुछ नरिशमेंट की जरूरत है तो भी आपको सरकार वो फ्री प्रोवाइड कराती है, इंडिया में भी, ठीक। तो ऐसे ही हम देखते थे कि जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो सोवियत सिस्टम में सरकार के द्वारा आपको फ्रीली अवेलेबल कराई जाती थी। हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड केयर। अभी तुम ये कह दो कि यार ये तो बहुत गंदी सरकार थी, ये तो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं दे रही और ये आपको पॉलिटिकल राइट भी नहीं दे रही, अदर पॉलिटिकल पार्टियां पे एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती, फिर ये ऐसे अच्छे काम क्यों कर रही है? बड़ी अच्छे काम करेगी, ठीक। लैंड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आपको सोसाइटी को से एग्लिटेरियन बनाना है, इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाना है। और ये जो सरकार पावर में आई है, ये किस लिए आई है? वर्कर्स के लिए काम करने के लिए आई है, पीजेंट्स के लिए काम करने के लिए आई है, रिसोर्सेज को बराबर कर दिया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसको दे नहीं रही है। तो ऐसे में लोगों के पास, लोगों को फ्री सर्विसेज तो देनी पड़ेगी, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है। लोगों के पास जो पैसा होता था वो अपनी डेली डेली के कामों के लिए होता था। ऐसे में हेल्थ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी हो, एजुकेशन और चाइल्ड केयर सभी की जिम्मेदारी सरकार की होती थी। क्योंकि मैंने बोला सारे एस्पेक्ट को सरकार कंट्रोल कर रही है, तो ये भी सरकार अपनी जिम्मेदारी कहती थी कि ये आपको हम देते रहेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट। अब मुझे बात बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट हो कैसे सकती है? अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब लोगों के पास प्राइवेट रिसोर्स होता है। भाई मेरे पास 3 इंडस्ट्री है, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, ठीक है, मैंने उस पर ड्राइवर रखे हुए हैं, मुझे इंडस्ट्री में काम के लिए लोग चाहिए, मेरे पास खेती की जमीन है, मैं उस पर भी लोगों से काम करा रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि भाई 10 लोग हैं, मेरे पास तो 4 का काम है, 6 लोग अलग बैठ जाओ। लेकिन अगर सरकार ने सारे रिसोर्स सबको बराबर बराबर बांट दिया है, मेरे पास 3 इंडस्ट्री थी, 2 इंडस्ट्री किसी और को दे दिए, तो सबके पास कुछ ना कुछ आएगा, किसी के पास खेती की जमीन आएगी, किसी के पास इंडस्ट्री आएगी, किसी के पास और कुछ काम आएगा। तो कुल मिला के पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। सबके पास कुछ ना कुछ काम होता था जो सरकार उन्हें देती थी, चाहे सरकार के लेवल पे, चाहे रिसोर्सेज के लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे, चाहे आपके रिसोर्सेज के लेवल पे, सबके पास कुछ ना कुछ काम होता था। और अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होती थी, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं होती थी। लास्ट, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देयर वाज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। ये भी मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड का मतलब है कि जितनी भी खेती की जमीन है वो किसी एक आदमी की नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी वो नहीं है, बल्कि वो सबकी कलेक्टिव है, वो सरकार की है, और जो सरकार का है वो सबका है। कुल मिला के ऐसे समझो आप, तो पूरी की पूरी जमीन होती थी, मान के चलो एक गांव की जमीन है, तो ऐसे समझो कि वो 32 या 30 या 50 लोग जो भी गांव में परिवार होंगे, वो उन सबकी जमीन होंगी, सबके सब लोग उस पर काम करेंगे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करेंगे, जो पैदा होगा वो लोगों में आपस में बांट दिया जाएगा, ठीक। किसी ने एक की जमीन होगी, ना किसी एक का सारा प्रोडक्शन होगा, तो सोसाइटी हमेशा बराबर बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी बात खत्म हो जाती है कि किस तरीके से सोवियत सिस्टम जो था ऑपरेट कर रहा था। अब ऑपरेट तो ये कर रहा है, लेकिन आप ये गौर से देखो कि सोवियत सिस्टम में कुछ आपको अच्छी अच्छी बात दिख रही होंगी। अच्छी अच्छी बात क्या दिख रही है? भाई हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है, एजुकेशन फ्री मिल रहा है, चाइल्ड केयर फ्री मिल रहा है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको कुछ कुछ बुरी बातें भी दिख रही होंगी। क्या? जैसे आप देखो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है।
अदर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाती, लोगों के पास राइट ही नहीं होते, और जो गवर्नमेंट होती है वो अथॉरिटेरियन होती है। तो ये भी आपको पॉइंट दिमाग में खुद से रखने हैं, क्या कि अगर कुछ अच्छी बातें पूछें तो आपको कौन सी बातें लिखनी है कि भाई सोवियत सिस्टम के एडवांटेज क्या थे, तो आप एडवांटेज लिख सकते हो। सोवियत सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है, तो आप डिसएडवांटेज लिख सकते हो। सोवियत सिस्टम ऑपरेट कहाँ करता था, यूएसएसआर में ऑपरेट करता था। ये सब बेसिक जनरल बातें होती हैं। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या करा है, फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। देखो जरा, बस देखो बेसिक सी बातें करी। क्या बाइपोलैरिटी होती थी, बाइपोलैरिटी का मतलब कि भाई दुनिया जब दो ग्रुप में बट जाए, एक को लीड कर रहा हो अमेरिका, एक को लीड कर रहा हो रशिया, रशिया बेसिस करता हो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट पे, कम्युनिज्म के बेसिस पे, अमेरिका बेस करता हो डेमोक्रेसी पे, और वो दुनिया के सारे देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करें, अपने ग्रुप में लेने की कोशिश करें, तो दुनिया दो ग्रुप में बट जाएगी, इसे बाइपोलैरिटी कहेंगे। दूसरी बात, इसके लिए हमने बात करी रशिया के बारे में, क्योंकि अगर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर का नाम है तो बाइपोलैरिटी को खत्म करने के लिए कम से कम एक पोल को तो खत्म करना पड़ेगा। तो जो हमारा रशिया वाला पोल है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, खत्म होने से पहले जानना पड़ेगा कि वो कैसा था, उसमें दिक्कतें क्या थी। तो हमने सोवियत सिस्टम की बात कर ली। सोवियत सिस्टम बेस करता था, अब हेडिंग कैसे बनाओगे, एक इकोनॉमिक हेडिंग, एक आपकी पॉलिटिकल हेडिंग। इकोनॉमिक फीचर अलग है, पॉलिटिकल फीचर अलग है। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियोस होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि भाई कैसे खत्म होता है, क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, क्यों खत्म होता है, खत्म होने का इंपैक्ट क्या होता है, और किस तरीके से दुनिया बदलती है, फिर किस तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिका का डोमिनेंस आता है। ये सारी की सारी बातें हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और दूसरी जो मैंने अब स्कूल के लिए आपको बताया था, जो भी हमारी चलो लिखने की बात है, जितने भी मैंने आपको बताया ऐप पे आप जा सकते हो और सारा कंटेंट आपको ऐप पे भी मिलेगा, वर्कशीट, असाइनमेंट, सब कुछ। तो प्लीज एक बार उसे देखना जरूर, ऐप में क्या क्या हमने काम किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे आगे मिलते हैं।